जय हिंद विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन गुरुकुल टीचिंग पर। हम कर रहे हैं तैयारी सीटेट और यूपीटेट की। और आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो है बाल विकास यानी सीडीपी का। यह हमारा 8वां प्रैक्टिस सेट है। इसमें मैंने प्रीवियस ईयर में जितने भी टॉप क्वेश्चन पूछे गए हैं सीटेट और यूपीटेट से बाल विकास के, उनमें से मैंने टॉप क्वेश्चन सेलेक्ट करके इस वीडियो में रखे हैं ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके और आपको पता चले कि कैसे प्रश्न जो हैं वो प्रीवियस ईयर में पूछे आ चुके हैं। तो इसलिए नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के पास जितना हो सके, आपका ही अपना चैनल है। बाकी विषयों की भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो सामान्य अध्ययन हो या फिर पर्यावरण अध्ययन हो। उन सभी वीडियो में मैंने प्रीवियस ईयर के टॉप क्वेश्चन रखे हैं। तो अगर आपने हमारे पिछली वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट पर जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं, या फिर मैंने उन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखी है, आप वहां जाकर भी उन वीडियो को देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टॉप 30 क्वेश्चन सेलेक्ट करके मैंने इस वीडियो में रखे हैं, तो अगर आप उनमें से 25 भी सही कर पाए तो आप भी कर सकते हैं इनमें से कोई सा भी एग्जाम क्रैक। आपका स्कोर क्या रहा ये आप मुझे वीडियो के अंत में जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, वर्तमान समय में मनोविज्ञान क्या है? मस्तिष्क का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान, चेतना का विज्ञान या आत्मा का विज्ञान? सबसे पहले मनोविज्ञान जो था वो आत्मा का विज्ञान था, फिर बाद में वह मस्तिष्क का विज्ञान बना और उसके बाद चेतना का विज्ञान बना, और अंत में आधुनिक मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया। यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है कि वर्तमान में मनोविज्ञान है व्यवहार का विज्ञान, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु क्या है? अच्छा शिक्षक, बालक, शिक्षण प्रक्रिया या विद्यालय? तो बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु क्या है? वो है बालक, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। बाल मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षक को छात्र को सबसे उपयुक्त तरीके से पढ़ाने में मदद करता है। बाल मनोविज्ञान इस बात पर जोर देता है कि हर बच्चा खास होता है और इसका जो केंद्र बिंदु होता है वो कौन होता है? वो होता है बालक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक शिक्षक को कक्षा में कार्य करना चाहिए प्रगतिशील भूमिका में, प्रभुत्ववादी भूमिका में, प्रजातांत्रिक भूमिका में या प्रभावशाली भूमिका में? तो एक शिक्षक को कक्षा में कैसी भूमिका में कार्य करना चाहिए? तो वो करना चाहिए प्रजातांत्रिक भूमिका में, यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा बिल्कुल सही है। देखो, हर बच्चा भिन्न भिन्न क्षेत्र से आता है, इसलिए बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है, और प्रजातांत्रिक भूमिका में कार्य करने से बच्चों की विभिन्न समस्याओं को सटीक रूप से समझने में सहायता मिलती है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन विशिष्ट बालकों की श्रेणी में नहीं आते? पिछड़े बालक, विकलांग बालक, लंबे बालक या मंदबुद्धि बालक? देखो, विशिष्ट बालकों की श्रेणी में जो आते हैं वो पिछड़े बालक भी आते हैं, विकलांग बालक भी आते हैं, मंदबुद्धि बालक भी आते हैं, सृजनशील बालक भी आते हैं और प्रतिभाशाली छात्र भी आते हैं। इसमें धीमे सीखने वाले बालक भी और शारीरिक रूप से दिव्यांग छात्र भी आते हैं। लेकिन लंबे बालक जो हैं वो इस श्रेणी में नहीं आते, यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किशोरावस्था की अवधि होती है 6 से 12 वर्ष, 10 से 16 वर्ष, 11 से 22 वर्ष या 12 से 18 वर्ष? तो किशोरावस्था की जो अवधि होती है वो होती है 12 से 18 वर्ष की, यानी ऑप्शन जो है वो डी हमारा बिल्कुल सही है। देखो, बाल विकास की अवस्थाओं में जो सबसे पहली अवस्था आती है वो है गर्भावस्था, उसके बाद आती है शैशवावस्था जो 0 से 6 वर्ष तक की होती है, उसके बाद आती है बाल्यावस्था जो 6 से 12 वर्ष की होती है, और बाल्यावस्था के बाद आती है किशोरावस्था जिसकी अवधि 12 से 18 वर्ष की होती है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है डी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। खेल विधि पर आधारित शिक्षण पद्धति कौन सी है? मॉन्टेसरी पद्धति, किंडरगार्टन पद्धति, ह्यूरिस्टिक पद्धति या उपरोक्त सभी? तो इनमें से जो खेल विधि पर आधारित शिक्षण पद्धति है वो है किंडरगार्टन पद्धति, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। मॉन्टेसरी पद्धति जो है वो ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा पर बल देती है, और ह्यूरिस्टिक पद्धति जो है एक समस्या समाधान पद्धति है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सी एक सृजनात्मक बालक की विशेषता नहीं है? रोमांचकारी, उत्सुक, कठोर या स्वतंत्र? तो एक सृजनात्मक बालक जो होता है वो रोमांचकारी भी होता है, उत्सुक भी होता है और स्वतंत्र भी होता है, लेकिन कठोर नहीं होता, यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के प्रकार हैं यांत्रिक, सामाजिक, अमूर्त या उपर्युक्त सभी? तो थॉर्नडाइक के अनुसार जो बुद्धि के प्रकार हैं वो यांत्रिक बुद्धि भी है, सामाजिक बुद्धि भी है और अमूर्त बुद्धि भी है, यानी उपयुक्त सभी इस प्रश्न का सही उत्तर है। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत जो दिया था वो थॉर्नडाइक द्वारा ही दिया गया था। थॉर्नडाइक का मानना था कि बुद्धि में 3 परस्पर स्वतंत्र क्षमताएं शामिल हैं, जिसमें अमूर्त बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि जिसे मूर्त बुद्धि भी कहते हैं,
और सामाजिक बुद्धि जो है वो शामिल है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है डी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। थर्स्टन का बुद्धि सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? एक कारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत या समूह कारक सिद्धांत? तो थर्स्टन का बुद्धि सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? वो जाना जाता है समूह कारक सिद्धांत के नाम से, यानी ऑप्शन जो है वो डी हमारा बिल्कुल सही है। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत एल्फ्रेड बिने ने दिया था, द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने और बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है डी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? खेल का मैदान, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, सभागार या घर? तो जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है वह स्थान विद्यालय और कक्षा है, यानी कक्षा पर्यावरण है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस वर्ष से शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी आरटीई एक्ट लागू हुआ था? 2009, 2010, 2005 या 2001? देखो, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 ने भारत के संविधान में अनुच्छेद 21 के द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए इस अधिनियम को लागू किया गया था। और 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है वो लागू किया गया था। देखो, अगर नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स बनाते चलना है, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस मनोविज्ञान ने कहा कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए? वॉटसन ने, वुडवर्थ ने, टाइडमैन ने या फ्रायड ने? यानी अगर इनडायरेक्टली पूछा जाए कि वह कौन से मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने मन के 3 स्तर बताए हैं, चेतन, अचेतन और अग्र चेतन, तो वो थे सिगमंड फ्रायड, यानी ऑप्शन जो है वो है डी हमारा बिल्कुल सही। सिगमंड फ्रायड जो थे वो मनोविश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक थे। इन्होंने ही मन के 3 स्तर बताए हैं, चेतन, अचेतन और अग्र चेतन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है डी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्किनर किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? जापान के, अमेरिका के, इंग्लैंड के या इटली के? तो स्किनर किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? वो थे अमेरिका के, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। क्रिया प्रसूत अनुकूलन का सिद्धांत भी स्किनर ने ही दिया था और उन्होंने अपना प्रयोग किस पर किया था? वो किया था चूहे पर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्नोत्तर विधि के जनक किन्हें माना जाता है? मॉन्टेसरी को, कोल्डवेल, कुक को, फ्रोबेल को या सुकरात को? प्रश्नोत्तर विधि के जो जनक माने जाते हैं वो है सुकरात, यानी ऑप्शन जो है वो डी हमारा बिल्कुल सही है। खेल विधि के जो जनक माने जाते हैं वो है कोल्डवेल, कुक। मॉन्टेसरी विधि के जनक मारिया मॉन्टेसरी और किंडरगार्टन विधि के जो जनक हैं वो है फ्रोबेल। इसके अलावा प्रोजेक्ट विधि भी एग्जाम में पूछी जा चुकी है, तो उसके जो जनक हैं वो है किलपैट्रिक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है डी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है, यह कथन किसका है? विवेकानंद, स्किनर, महात्मा गांधी या टैगोर? तो शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है, यह कथन किसका है? यह है विवेकानंद का, यानी ऑप्शन जो है वो ए हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि कौन सी है? मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि या उपयुक्त सभी? शैशवावस्था की जो अवधि होती है वो 0 से 6 वर्ष की होती है और इस अवधि में सबसे उत्तम शिक्षण विधि जो है वो मारिया मॉन्टेसरी विधि भी है, खेल विधि भी है और किंडरगार्टन विधि भी है, यानी उपयुक्त सभी इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो यानी ऑप्शन जो है वो डी हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून, कलकत्ता, हैदराबाद या मुंबई? तो राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान कहाँ स्थित है? वो है हैदराबाद के सिकंदरा में, यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा बिल्कुल सही है। अगर बात करें राष्ट्रीय दृष्टिहीन विकलांग संस्थान की तो वो है देहरादून में। राष्ट्रीय अस्थिहीन विकलांग संस्थान कहाँ स्थित है? तो वो है कोलकाता में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अधिगम में डैश ने प्रभाव का नियम दिया था? पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक या वॉटसन? देखो, अधिगम के 3 प्राथमिक नियम हैं और इन नियमों को अमेरिकी वैज्ञानिक E.L. थॉर्नडाइक ने दिए थे, यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा बिल्कुल सही है। कौन कौन से नियम हैं? सबसे पहला आता है तत्परता का नियम, फिर अभ्यास का और फिर प्रभाव का नियम। इसके अलावा प्रयास और त्रुटि सिद्धांत की भी खोज किसने की थी? वो की थी थॉर्नडाइक ने, यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण यानी टैट किसके द्वारा दिया गया? साइमंड, मॉर्गन और मरे, हरमन रोशा या बेलक? तो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण यानी टैट किसके द्वारा दिया गया था? तो वो दिया गया था हार्वर्ड विश्वविद्यालय के अमेरिकी वैज्ञानिक हेनरी मरे और क्रिस्टीना मॉर्गन ने।
इसके अलावा रोडशा, स्याही और धब्बा परीक्षण जो दिया था वो हरमन रोशा ने दिया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संवेग की उत्पत्ति किससे होती है? आदतों से, मूल प्रवृत्तियों से, शारीरिक विकास से या संप्रतियों के निर्माण से? तो संवेग की जो उत्पत्ति होती है वो किससे होती है? वो होती है मूल प्रवृत्तियों से, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। इसके अलावा एक और प्रश्न जो एग्जाम में आता है कि मूल प्रवृत्तियों की संख्या 14 किसने बताई है? तो वो बताई है मैकडूगल ने। याद रखना है, 14 मूल प्रवृत्तियों की संख्या बताई है मैकडूगल के द्वारा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है प्रतियोगिता की भावना को, सहयोग की भावना को, प्रतिद्वंद्विता की भावना को या तटस्थता की भावना को? तो एक अच्छा अध्यापक जो है वो विद्यार्थियों के मध्य सहयोग की भावना को बढ़ावा देता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? व्यक्तित्व, बुद्धि, सृजनात्मकता या अभिव्यक्ति? तो भाटिया बैटरी का प्रयोग किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? तो वह है बुद्धि, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? थॉर्नडाइक उद्दीपन अनुक्रिया, पावलाव अनुकूलित अनुक्रिया, क्लार्क हल क्रिया प्रसूत अनुकूलन या कोहलर अंतर्दृष्टि व सूझ का सिद्धांत? देखो, अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो थॉर्नडाइक ने ही उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत दिया था। पावलाव अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत से संबंधित है, ये भी बिल्कुल सही है। और कोहलर अंतर्दृष्टि व सूझ के सिद्धांत से संबंधित है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन क्लार्क हल जो है वो क्रिया प्रसूत अनुकूलन से संबंधित नहीं है, यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा बिल्कुल सही है। क्लार्क हल ने किसका सिद्धांत दिया था? पुनर्बलन का सिद्धांत। किसका? पुनर्बलन का सिद्धांत। क्रिया प्रसूत अनुकूलन का सिद्धांत दिया था स्किनर ने। तो नोट कर रहे हैं तो नोट करते चलना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सूक्ष्म शिक्षण का समय क्या है? 10 से 20 मिनट, 5 से 10 मिनट, 25 मिनट या 12 मिनट? देखो, सूक्ष्म शिक्षण का जो समय होता है वो 5 से 10 मिनट का होता है, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। अगर पूछा जाए कि सूक्ष्म शिक्षण चक्र का संपूर्ण समय कितना होता है, तो वो होता है 36 मिनट का। कितना? 36 मिनट का। सबसे पहले शिक्षण किया जाता है 6 मिनट के लिए, फिर प्रतिपुष्टि की जाती है 6 मिनट और, फिर पुनः पाठ योजना बनती है 12 मिनट की, और फिर पुनः शिक्षण किया जाता है 6 मिनट, और फिर पुनः प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक दिया जाता है 6 मिनट। तो टोटल 36 मिनट का सूक्ष्म शिक्षण चक्र का समय होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन जन्मजात प्रेरक नहीं है? भूख, प्यास, सुरक्षा या विश्राम? देखो, वे प्रेरक जो बचपन से ही निहित होते हैं, जो सीखे बिना ही प्राप्त हुए हों, वे जन्मजात प्रेरक या प्राथमिक प्रेरक कहलाते हैं। जो जन्मजात प्रेरक होते हैं वो भूख होती है, प्यास होती है, विश्राम होती है, नींद होती है। लेकिन सुरक्षा जो है वो जन्मजात प्रेरक नहीं है, यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्रिया को आरंभ रखने, जारी रखने तथा नियंत्रित रखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अधिगम, सृजन, संतुलन या अभिप्रेरणा? तो क्रिया को आरंभ करने, जारी रखने तथा नियंत्रित रखने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है अभिप्रेरणा या प्रेरणा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सीखने का वक्र किसका सूचक है? सीखने की प्रगति का, सीखने की मौलिकता का, सीखने के गत्यात्मक स्वरूप का या सीखने की रचनात्मकता का? तो सीखने का वक्र किसका सूचक है? वो है सीखने की प्रगति का, यानी ऑप्शन जो है वो ए हमारा बिल्कुल सही है। सीखने का वक्र दो टाइप का होता है, एक तो क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? क्रैचनर, युंग, शेल्डन या स्प्रेंजर? तो अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? तो वो किया गया कार्ल जुंग के द्वारा, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मन को 3 श्रेणियां इदम, अहम और परा अहम में किसने विभाजित किया? बंडूरा, युंग, फ्रायड या एडलर? तो मन को 3 श्रेणियों इदम, अहम और परा अहम में जिसने विभाजित किया वो है मनोविश्लेषणात्मक विज्ञान के जनक सिगमंड फ्रायड, यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं हमारे अंतिम प्रश्न की तरफ। कौन सा सीखना स्थायी होता है? रटकर, सुनकर, समझकर या देखकर? तो ये हमारा अंतिम प्रश्न है और इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना है कि कौन सा सीखना स्थायी होता है, रटकर, सुनकर, समझकर या देखकर। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है।
तो यही प्रश्न प्रीवियस ईयर के सीटेट और यूपीटेट में पूछे जा चुके हैं। आपकी थियरी कितनी है और आपका स्कोर क्या रहा है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और जो आपसे पूछा है कि कौन सा सीखना स्थायी होता है, रटकर, सुनकर, समझकर या देखकर, इसका आंसर भी आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूंगा। बस आपको क्या करना है, आपको चैनल को अभी सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट करना है, ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। और वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों के पास जितना हो सके, आपका ही अपना चैनल है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद।